तो एडल्ट एडीएचडी के एडल्ट्स के अंदर एडीएचडी किस तरह से नज़र आता है और क्या सोशल मीडिया पर जिस तरह से आजकल एडीएचडी को एक सुपर पावर बना के दिखाया जाता है, दिस इज़ वेरी फैंसी और जिसके पास एडीएचडी है और वो वन ऑफ द लकीएस्ट पर्सन है, क्या क्या ऐसा ही है? और इसमें होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं? नंबर तो ये हमारा पार्ट 1 होगा फॉर ऑल दीज़ सिम्पटम्स ऑफ एडीएचडी इन एडल्ट्स, नॉट इन चिल्ड्रन। सो नंबर 1, एडीएचडी का सबसे बड़ा मसला होता है स्ट्रगलिंग टू फोकस। अगर एडीएचडी किसी भी टास्क पे काम कर रहे हैं तो उनको हर टास्क एक बर्डन फील होता है। इट्स लाइक देयर इज ऑलवेज अ फॉग ऑन योर माइंड। अगर आपको लेट्स से कोई ईमेल ड्राफ्ट करनी है तो दिस ईमेल ड्राफ्टिंग जिसको हार्डली 5 मिनट लगेंगे ड्राफ्ट करने में, लेकिन आपको अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा उसको ड्राफ्ट करने के लिए। फ़ोकस किस तरह से डाइवर्ट होता है कि मे बी जो एडीएचडी का पर्सन है, अगर वो ईमेल लिख रहा है तो उस ड्यूरिंग फर्स्ट लाइन वो कहेगा यार ये लाइन मुझे पसंद नहीं आई, और उसको वो कोशिश करेगा कि मैं इंटरनेट पर सर्च करूँ कि इसके लिए क्या बेस्ट वर्ड्स हो सकते हैं। जैसे उसने गूगल पे किया तो गूगल से फ्रॉम वन टास्क टू अनदर टास्क, उसने मे बी गूगल के ऊपर जो सर्च रिजल्ट्स आए उनमें से एक ऐड आ गया सेल्स का, तो वो जो एडीएचडी का पर्सन होगा मे बी वो सेल के ऊपर या न्यू कलेक्शन के ऊपर चला जाएगा और 30 मिनट्स के बाद उसने कोई चीज़ परचेज कर लेनी है, और जब वो 30 मिनट्स के बाद दोबारा उस ईमेल के ऊपर आएगा फिर एक लाइन लिखेगा। तो दिस इज़ हाउ अटेंशन जो सी है वो मेंटेन नहीं रहती, फोकस मेंटेन नहीं रहता, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगर आप इवन टाइप ईमेल कर भी रहे हैं तो देयर माइट बी अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन गोइंग ऑन इन योर माइंड, बट अल्टीमेटली आफ्टर मे बी सम टाइम यू विल मैनेज टू राइट अ वेरी गुड ईमेल। बट दिस इज़ वन ऑफ द सिम्टम्स जिसमें कि स्ट्रगल टू फोकस एडीएचडी के अंदर होता है। नंबर वन, ओवरवेल्म्ड विद डिसीजन मेकिंग। एडीएचडी के लिए कोई भी डिसीजन लेना, कोई भी फैसला करना आसान काम नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी एक डिसीजन लेना, छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपने अपने दोस्तों को इनवाइट करना है किसी रेस्टोरेंट के ऊपर, तो वो रेस्टोरेंट कौन सा होना चाहिए? फॉर अ न्यूरोटिपिकल पर्सन वो कहेगा कि यार मैं उस रेस्टोरेंट में गया था और मुझे वो खाना पसंद आया, तो वो उन सबको वहाँ इनवाइट कर लेगा। लेकिन फॉर एडीएचडी देयर आर 100 सिनेरियोज वहाँ पे पॉपअप करेंगे कि मेरे फ्रेंड्स में कौन से हैं और मेरे से किसको क्या पसंद है, क्या ये खाना मैं अगर इस रेस्टोरेंट में लेकर आऊँगा तो क्या उनमें से किसी एक को फूड एलर्जी ना हो जाए, उसमें आकर मेरा गलत इंप्रेशन ना चला जाए, वो ये ना कि कहाँ पर हमें इनवाइट कर लिया है। तो ये जो डिसीजन मेकिंग है, इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ थिंकिंग, अ लॉट ऑफ calming डाउन योर ओन माइंड। इट्स नॉट एन ईजी थिंग फॉर एडीएचडी। नंबर 1, नंबर 3, क्रैशिंग अप आफ्टर हाइपर फोकस। एडीएचडी का जो फोकस, जिससे हमने पहले बात की कि एक तो फोकस में प्रॉब्लम होता है। नंबर 1, देयर इज अ टर्म कॉल्ड हाइपर फोकस। हाइपर फोकस खुद ब खुद आ भी सकता है, और हाइपर फोकस हम ये दिस इज नॉट इन इन एडीएचडी कंट्रोल। फॉर एग्जांपल, डेडलाइन अप्रोच हो रही है, कल किसी प्रोजेक्ट की डेडलाइन है और आपके पास सिर्फ आज का दिन है। अगर आप किसी एडीएचडी को काम करते हुए देखें आज के दिन, जबकि कल उसकी डेडलाइन है, तो यू विल फील लाइक ओ माय गॉड, दिस पर्सन इज हाइपर फोकस्ड ऑन हिज वर्क। प्रेजेंटेशन होगी और वो होगा और उसका वो टास्क होगा, और एडीएचडी का जो बंदा होगा वो उसके उस दौरान उसके माइंड में बिल्कुल साइलेंस होगा, देयर इज नो चैटर, देयर इज नो क्लटर, और वो अपना काम जो है वो हाइपर फोकस के होकर कर रहा होगा। सिमिलरली, अगर कोई ऐसा काम है जिसमें एडीएचडी वाले बंदे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेट्स से गेम खेलने में इंटरेस्ट है, तो ड्यूरिंग दिस प्लेइंग टाइम वो हाइपर फोकस उसका होगा, यानी कि उन 3 घंटों में जिस दौरान वो प्ले कर रहा है उस दौरान उसको ये नहीं पता होगा कि मेरे लेफ्ट राइट क्या चल रहा है, कौन सी आवाज़ें आ रही हैं। उसका माइंड एक टास्क से दूसरे टास्क में कभी भी जंप नहीं करेगा। लेकिन इन 3 घंटों के बाद जब हाइपर फोकस का पीरियड ख़त्म हो गया है, इट फील्स लाइक अगर आप आपने कोई जॉगिंग पे गए हैं और आपने 5 किलोमीटर की जॉगिंग कर ली है, 5 किलोमीटर के बाद आपकी एनर्जी लेवल खत्म हो गया, आपने जिम सेशन लगाया है और आपने जिम सेशन में लेग्स का सेशन लगा लिया है, एंड यू स्टार्ट वॉकिंग, तो यू फील लाइक योर लेग्स आर शेकिंग। सो सेम लाइक दिस के आपका जो एनर्जी लेवल है हाइपर फोकस के दौरान यहाँ पर था, लेकिन जैसे हाइपर फोकस का टाइम खत्म हुआ तो यू फील लाइक यू आर डन, यू आर क्रैक्ड। एंड एडीएचडी के लोग वाला बेचारा बंदा है, वो अपने बेड पे अपने सोफे पर एक क्रैश प्लेन की तरह लेट जाएगा। ये थर्ड सिम्टम्स है। नंबर 1, एडीएचडी का जो नाम वैसे तो जो कहा जाता है वो है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर।
लेकिन इसका जो नाम है बहुत मिसलीडिंग है, चूँकि एडीएचडी इज़ मोर ऑफ एन इमोशनल एंड अटेंशन डिसऑर्डर। इमोशनल डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरीके से आ सकता है। इसकी एक एग्ज़ाम्पल ये है कि मूड स्विंग्स, एडीएचडी के अंदर मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, और एडीएचडी ज़रूरी नहीं है कि जो सिम्पटम्स जितने मैं बता रहा हूँ तमाम के तमाम किसी एक बंदे में मौजूद हो। मेबी इनमें से कुछ होंगे, कुछ नहीं होंगे, कुछ बहुत एक्सट्रीम पर होंगे, कुछ कम होंगे। मूड स्विंग्स इन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। नंबर 1, आउटबर्स्ट। एडीएचडी का एडीएचडीयर जब कोई चीज़ फ़ील करता है तो वो फ़ील करता है वेरी डीपर इमोशनल लेवल के ऊपर। उसकी रीज़न क्या है कि बचपन से लेकर बड़े होने तक अगर उसको मिलियंस ऑफ टाइम एक ही चीज़ सुनने को बार-बार मिली है दैट कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम्हारी ये चीज़ ठीक नहीं है, यू आर नॉट इनफ। तो जब वो बंदा बड़ा होता है तो उसके उसके माइंड में एक चीज़ बड़ी पक्की तरह से बैठ जाती है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद मी, मेरे साथ कोई मसला है और मेरे अंदर डीप डाउन कोई समथिंग इज़ ब्रोकन, इट्स आई एम नॉट इनफ। तो ये जो एक फीलिंग है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड करती है एडीएचडी के अंदर। लेकिन एट द सेम टाइम एडीएचडी अपने आप को इस सोसाइटी में, वर्क लाइफ में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, फैमिली में, फ्रेंड्स में अपने आप को ब्लेंड इन करने की भी कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनको बचपन से लेकर आज तक उन्होंने बहुत सारे मास्क पहनना स्टार्ट कर दिए होते हैं कि मे बी शायद मुझे मैं ये करूँ तो मुझे मैं लोगों को पसंद आना शुरू कर दूँ, मे बी मैं शायद ये करूँ, मैं ऐसा करूँ। तो वो इतने ज़्यादा मास्क पहन लेते हैं जबकि उनको अपनी पर्सनैलिटी भूल जाती है कि इन मास्क के पीछे जो रियल पर्सन है वो है कौन-सा। और एक छोटी-सी भी इमोशनल क्रिटिसिज़्म हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को कुछ क्रिटिसाइज़ किया जाए किसी वजह से, किसी वैलिड रीज़न की वजह से, लेकिन जो एडीएचडी का बंदा होगा, ये छोटे से क्रिटिसिज़्म को भी वो पर्सनल अटैक समझेगा। और पर्सनल अटैक होने की वजह से उसके जितने भी इमोशंस हैं जो बचपन से लेकर आज तक कैरी कर रहा है तो एक रोलर कोस्टर की तरह ओपन हो जाते हैं उसके सामने। ये छोटा सा पर्सनल अटैक में भी कि ये काम तुमने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों किया, मे बी ये जो वर्ड है ये आपने सुने हैं अपनी 60 साल की एज में जाकर, लेकिन वहाँ से आपकी जो आपका माइंड है वो आपको वो मेमोरीज़ भी उठा के लेकर आएगा जब आप 5 साल के थे, जब आप 3 साल के थे, जब आप स्कूल में थे। इतने छोटे बच्चे की सेम मेमोरीज़ और कॉलेज लाइफ़ से बड़े होते-होते वो तमाम मेमोरीज़ पॉप अप होना स्टार्ट कर देती हैं, और उसका अल्टीमेट रिज़ल्ट क्या होता है कि वो बंदा सोचता है कि उसको पर्सनल अटैक लेता है और उसकी वज़ह से उसकी मे बी अ अ, फिज़िकली वो एकदम से एग्रेशन शो करे, या मे बी उसको वो वहाँ से उठ के चला जाए, वो किसी से कंप्लीट बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दे। तो बहुत सारी ऐसी रीज़न्स हो सकती हैं जो कि एडीएचडी के बंदों को एकदम से आउटबर्स्ट इमोशनल आउटबर्स्ट होता है। नंबर 1, छोटे टास्क, फिर उसके बाद एक और एडीएचडी का सिम्पटम ये भी है कि छोटे टास्क करना करना अगर आपके पास है तो वो आपको यू फ़ील लाइक ओवरवेल्म्ड। मिसाल के तौर पर अगर आपने किसी से मिलना है आज शाम को 5 बजे आपने मिलना है, लेकिन आज आप 5 बजे मिलना है शाम को, लेकिन सुबह के 8 बजे ही आपके माइंड में आना शुरू कर देगा, अच्छा यार 5 बजे मिलना है, अच्छा मुझे कितने बजे घर से निकलना पड़ेगा वहाँ पहुँचने के लिए, ट्रैफ़िक कैसी है रास्ते में, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो क्या मुझे गाड़ी किस स्पीड से चलानी चाहिए, गाड़ी वॉश करवा लूँ कि ना, फ्यूल ठीक है कि नहीं है, अगर हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करना है तो मुझे किस स्टेशन पे जाना पड़ेगा, कौन से कपड़े पहन के जाऊँ। ये जो थॉट प्रोसेस है ये सुबह 8 बजे चलना स्टार्ट करेगा और अनटिल शाम के जब 4 बजेंगे आपका एनर्जी लेवल कंप्लीटली ड्रेन हो चुका होगा, और आप कहेंगे यार काश ये प्लान कैंसिल हो जाए। लेकिन फिर भी अपने आप को घर से पुश करके निकालना वो के लिए आपको स्टिल यू फ़ील लाइक इट्स अ स्ट्रगल, मुझे आइंदा कोई प्लान नहीं बनाना किसी से। लेकिन और उसी वक़्त अगर आपके उस दोस्त ने 4:30 बजे आपको कॉल की, यार खुद मैं फँस गया हूँ किसी जगह, प्लान कैंसल हो गया। ये एकदम से खुशी का मौका होगा आपके लिए, अनलाइक नॉर्मल लोग जिनका प्लान कैंसल होता है तो वो ना, तो कि वो समझते हैं कि यार ये तो मेरा पूरा आपने स्ट्रक्चर कैलेंडर बदल दिया। लेकिन एडीएचडी का बंदा होगा वो उसको खुशी किसके करेगा कि शुक्र है मुझे अब अपने आप को पुश करके निकालना नहीं पड़ा। अनस्टेबल एनर्जी लेवल्स, जिस तरह से अभी हमने बात की कि एडीएचडी के जो एनर्जी लेवल्स हैं वो अनस्टेबल इसलिए भी होते हैं कि हम एक ही सिनेरियो को मल्टीपल टाइम्स सोच रहे होते हैं, बहुत सारी वॉइसेस आपके माइंड में होती हैं, आपको उन सबको मैनेज करना होता है।
एडीएचडी का जो माइंड है, इट्स 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 वेरी इमेजिनेटिव माइंड। कि इसकी एग्जांपल ये भी इस तरह से भी दूंगा कि एडीएचडी पर्सन लोगों के लिए सोना, रात को सोना इट्स नॉट एन ईजी टास्क। अगर न्यूरोटिपिकल बंदा रात को सोता है तो वो आंखें बंद करते हैं तो मे बी 30-40 मिनट्स के बाद आप सो जाते हैं, लेकिन एडीएचडी का बंदा जब रात को सोता है तो उसके माइंड का जो बल्ब है वो एकदम से ओपन हो जाता है। आपकी आंखें बंद हैं, आपकी बॉडी बिल्कुल स्टेबल है। कि आपको आउटसाइड से कोई बंदा देखे तो वो ये समझे कि यार तो बड़ा गहरी नींद में सो गया, लेकिन उसका जो माइंड है वो उस वक्त जाग रहा होगा। और आप फुली अवेयर होंगे, आप सोए हुए नहीं होंगे। आपका माइंड जो है वो उस वक्त आपको मल्टीपल सिनेरियोज में, मल्टीपल स्टोरीज में लेके जा रहा होगा। का पूरा आप पूरा दिन आपके सामने एक 3D फ़िल्म की तरह आपको दिखाई दे रहा होगा, कि जिसमें आप अपने आप को देख रहे होंगे कि अच्छा मेरी आज ये दिन के अंदर ये एक्टिविटी थी और मैंने आज ये काम किया, कल मैं ये करने वाला हूँ। फ्रॉम वन फ़िल्म टू अनदर फ़िल्म टू अनदर फ़िल्म, बचपन की कोई मेमोरी अचानक से आएगी। और ये मेमोरी ऐसी नहीं है कि जो आपको ब्लैक एंड व्हाइट मेमोरीज़ आ रही होंगी। इट्स जस्ट लाइक कि आप सिनेमा में बैठे हुए और आपके सामने एक हाई डेफिनिशन मूवी चल रही है और यू आर पार्ट ऑफ दैट मूवी। तो इस तरह से। और टाइम डेल्यूजन जैसे हमने पहले बात की कि फ्रॉम वन फिल्म टू अनदर फिल्म टू अनदर फिल्म टू अनदर फिल्म, कि कैसे वो 2 घंटे गुजर गए, 3 घंटे गुजर गए, आपको पता नहीं चलेगा। अनटिल के ब्रेन की जो एनर्जी है वो बिल्कुल ड्रेन आउट हो जाएगी, एंड देन एडीएचडी का जो बंदा है वो सोएगा। लेकिन सुबह के जब आप उठेंगे, चूंकि रात के अंदर भी आपकी मल्टीपल टाइम्स आंख खुलती रही है इसी वजह से, तो जो एनर्जी लेवल होगा वो सुबह उठते ही बहुत ड्रेन्ड एनर्जी लेवल एडीएचडी लोगों का होता है, क्योंकि रात की जो स्लीप साइकिल है वो बहुत डिस्टर्ब है। और कुछ लोग वंस अगेन ये सोचते हैं यार ये तो हमारे साथ भी होता है, लेकिन आप अगर न्यूरोटिपिकल हैं तो आपके साथ ये मे बी, जैसे पहले हमने बात की, महीने में एक दफ़ा होता होगा, लेकिन इमेजिन लिविंग ए लाइफ जिसमें आपको डेली बेसिस पर इस चीज़ का सामना करना पड़ता है। एडीएचडी के जो लोग हैं उनको इसलिए भी डिफरेंट नहीं लगता, क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि शायद हर बंदा ही ऐसा ही है। जिस तरह से मैं सोच रहा हूँ, जिस तरह से चीज़ों को मैं देखता हूँ, जिस तरह से चीज़ों को मैं फील करता हूँ, जिस तरह से मेरे माइंड में 10 सिनेरियोज बनता है, जिस तरह से मेरी एनर्जी लेवल गिरता है, जिस तरह से मुझे सुबह उठते बिल्कुल ऐसा लगता है किसी ने मुझे निचोड़ कर बेड पे ढाला और मैं अपने आप को टुकड़ों में समेट कर उठ रहा हूँ, तो शायद ये हर किसी के साथ ही ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट हैपनिंग विद एवरीबॉडी, ये सिर्फ टिपिकल टू एडीएचडी लोगों के साथ होता है। और इमेजिन कि आप ये लाइफ जी रहे हैं विदाउट नोइंग कि दिस इज एडीएचडी, दिस इज नॉट योर फॉल्ट। और उसका दूसरा फायदा भी होता है कि वंस यू नो दीज सिम्टम्स, तो आपको चाहिए कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकेट्रिस्ट के पास जाएं और आप प्रॉपर एडीएचडी की डायग्नोस करवाएं। चूँकि एडीएचडी कैन लीड टू डिप्रेशन एज वेल, एडीएचडी कैन लीड टू स्ट्रेस एज वेल, चूँकि आपके माइंड के अंदर बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज बन रहे होते हैं जो कि कभी पास्ट में हुए ही नहीं है, और कभी ऐसे सिनेरियो बन रहे होते हैं फ्यूचर के लिए जो कभी फ्यूचर में कभी होंगे नहीं। बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेल्फ टॉक चल रही होती है इसमें। जिस तरह हमने डिप्रेशन की बात की कि एडीएचडी का जो माइंड, जिस तरह हमने बात की कि वो बहुत विविड है, ऐसी इमेजिनेशन बनाता है जो कि सुपर रियलिस्टिक है। इसकी एग्जांपल मैं यूँ दूंगा कि अगर आप अपने दोस्तों के दरमियान में बैठे हैं और आपके दोस्त ने आपसे पेन मांगा और आपने वो पेन अपने दोस्त को दे दिया, और उस दौरान आपके दोस्त ने वो जो भी काम करना था वो करने के बाद वो पेन आपको वापस भी कर दिया, लेकिन आप अपने घर में वापस आए हैं और आपका नॉर्मल वो जो पेन अगर यहाँ पर आप होल्ड करते हैं, आपने देखा यार वो पेन तो यहाँ मिसिंग है, वो कहाँ गया? तो उसी वक्त फ्रॉम द स्नैप आपका माइंड आपको एक ऐसी इमेजिनेशन प्रोड्यूस करेगा जो कि कभी हुई नहीं थी। यू आपका माइंड आपको ये पिक्चर दिखाएगा कि वो पेन आपने दोस्त को दिया, लेकिन आपके दोस्त ने अपने बैग में डाल दिया और आप कहेंगे ओहो मुझे कल उससे दोबारा लेना पड़ेगा। एट द सेम टाइम एक और इमेजिनेशन आएगी, मे बी वो पेन जब मैंने उससे लिया था तो मैंने अपने पॉकेट में डाले थे, मैंने विल चेक योर सेकंड पॉकेट, यार यहाँ तो नहीं है। और मे बी मैं फिर आपको एक और इमेजिनेशन आएगी कि मैं आप अपने आप को देखेंगे वो कि आप लैपटॉप के बैग में डाल रहे हैं, देन यू विल ओपन द लैपटॉप बैग, वहाँ नहीं है। तो यू नो व्हाट आई एम सेइंग कि आप एक सिनेरियो से दूसरे सिनेरियो में इतनी खूबसूरत उस वो वीडियो और इतनी रियलिस्टिक उस वीडियो के अंदर खो जाते हैं कि अनटिल यू एंड अप नोइंग कि यार वो पेन तो मेरे हाथ दूसरे हाथ में था ऑल द टाइम, देन यू विल रियलाइज ओह ये तो इधर ही है। So this is not happening with every brain. This is only happening with ADHD people, and this is one of the symptoms जो कि ADHD के लोगों का डे इन एंड डे आउट सामना करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट स्टिमुलेशन, हमें
अगर आप किसी जगह पे बैठे हुए हैं और लेट्स से इट्स लाइक अ कैफ़े जहाँ पर बहुत ज़्यादा चैटर आपके इर्द-गिर्द चल रहा है। अगर आपके ऑफ़िस के अंदर है, कोई पार्टी चल रही है, आप क्लासरूम के अंदर भी हैं, क्लासरूम के अंदर सारे लोग बहुत मुख्तलिफ किस्म की डिस्कशंस कर रहे हैं, देयर इज़ अ ह्यूज म्यूज़िक प्लेइंग। तो हमारा जो माइंड है चूँकि उसको स्टिमुलेशन चाहिए होती है, तो आप फ्रॉम इस ह्यूज नॉइज़ से, बहुत ज़्यादा सराउंडिंग की आवाज़ों से यू फ़ील लाइक ओवरवेल्म्ड एंड यू फ़ील लाइक कि मुझे उस जगह से निकलना है और आप फ़ौरन कोशिश करेंगे वहाँ से निकलने की। इसके अलावा एडीएचडी के लोगों का अ जो रिलेशनशिप के साथ उनका जो मतलब अगर उनको दे इफ दे आर इन लव इफ दे आर इन रिलेशनशिप दैट्स अ होल न्यू दिस ट्रिकी थिंग ट्रिकी स्टोरी क्योंकि एडीएचडी के लोग जो उनसे हैं अगर 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 उनको कोई पसंद आता है फॉर एग्जांपल अगर लेट्स सपोज इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से देता हूँ कि इनिशियली अगर एडीएचडी का बंदा किसी से मिलता है और इनिशियली उसको वो पसंद एडीएचडी उस नेक्स्ट पर्सन को पसंद नहीं कर रहा और उसको लग रहा है कि यार मे बी दिस इज़ नॉट द राइट पर्सन फॉर फॉर मी लेकिन अगर दूसरा बंदा जो है वो उस दौरान एडीएचडी ही वाले बंदे को ये इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट कर देता है कि यू आर गुड इनफ और यू आर द मोस्ट प्रीटियस्ट लेडी यू आर द मोस्ट हैंडसम बॉय इन द वर्ल्ड और उसको गिफ्ट्स के साथ उसको मुख्तलिफ स्टिमुलेशन के साथ और अप्रिशिएशन मिल रही है तो एडीएचडी का बंदा जिसको कि हमेशा से ये लगता है कि सब मेरे अंदर कुछ ब्रोकन है और वो फील और उसको यही काम यही अप्रिसिएशन दूसरे से मिल रही है तो इट्स लाइक गेटिंग मेडिकेशन फ्रॉम एन आउटर सोर्स तो एडीएचडी का जो बंदा होगा वो अपने तमाम जितने भी उसने बैरियर जितने भी मास्क जितने भी उसने अपने आप को प्रोटेक्शन के सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए बनाया वो सारे ड्रॉप करेगा और उसकी जो हाइपर फोकस होने का जो काम है वो हाइपर फोकस दूसरे बंदे का हो जाएगा दूसरे बंदे के लिए होना स्टार्ट कर देगा व्हेन दे आर इन लव उनको लगता है कि जो दूसरा बंदा है पूरी दुनिया में अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है तो वो यही बंदा एग्जिस्ट करता है वो अपना टाइम अपनी मनी अपनी एनर्जी अपनी एफर्ट्स हर चीज़ दूसरे बंदे को अच्छा फ़ील करवाने के लिए टू मेक देम फ़ील गुड वो उस एनर्जी को लगा देंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा मौक़ों पर ऐसा भी होता है कि जो सेकंड पर्सन है, उनको ये लगता है कि जब आपको एडीएचडी वाला बंदा अपनी लाइफ़ का किंग या अपनी लाइफ़ का क्वीन बनाकर रखता है, तो दूसरा बंदे को लगता है कि मेबी दिस पर्सन इज़ नॉट गुड इनफ फॉर मी और वो उस बंदे को वहाँ पर छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन वो जो छोड़ के चले जाने के बाद एडीएचडी का जो बंदा है, उसके अंदर जो रिजेक्शन सेंसिटिविटी है, एक एलिमेंट है, उसके अंदर जो सेंस के आई एम नॉट गुड इनफ और आई एम ब्रोकन, वो ट्वाइस द टाइम उस पर अटैक करती है। तो न्यूरोटिपिकल पर्सन जब उनका दिल टूटता है, तो मे बी वो टाइम लेते होंगे 1 महीना, 2 महीना उसको प्रोसेस करने में उसके बाद वो निकल जाते हैं लेकिन फॉर समवन विद एडीएचडी इट टेक्स इयर्स कि वो उसको प्रोसेस कर सकें इस बात को एक्सेप्ट कर सकें कि नो दिस इज यू आर नॉट ब्रोकन यू आर नॉट देयर इज नो प्रॉब्लम विद यू और उस चीज़ से वॉक आउट करना उनके लिए इज नॉट एन ईजी थिंग बट इफ़ यू आर लिविंग विद समबडी विद एन एडीएचडी अगर वो आपका हस्बैंड है या आपकी वाइफ है तो यू विल हैव रियली अमेजिंग टाइम अगर अगर ये लोग इन हम का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है। दे आर ऑलवेज़ इम्पल्सिव हमेशा कोशिश कर रहे होंगे कुछ कुछ नया करने के लिए, हमेशा कोशिश कर रहे होंगे आपको खुश करने के लिए, हमेशा कोशिश कर रहे होंगे कि किसी तरह से जो लव और जो रिलेशनशिप है ये हमेशा कायम रहे और उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी करनी पड़ती है और तो आप देख रहे होंगे कि नज़र आएगी कि उनकी स्ट्रगल नज़र आ रही है। तो दे आर वेरी गुड पार्टनर्स एडीएचडी पीपल बट उनके लिए एक अच्छा पार्टनर बनना इज़ नॉट एन ईज़ी टास्क उनको बहुत ज़्यादा अपनी एफर्ट पुट करना पड़ रही होती है। एडीएचडी के का जो विथड्रॉल है वो भी ऐसा ही है कि अगर जहाँ हमने बात की कि एडीएचडी का जब ब्रेकअप अगर हो जाए तो उनको ये प्रोसेस करने में कि शायद मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है, ये टाइम लगे मे बी उनको कुछ महीने लग जाएँ या मे बी एक्सट्रीम केसेस में सालों लग जाएँ, लेकिन दूसरे बंदे को भूलने में उनको टाइम नहीं लगेगा। चूँकि जैसा वो एक मुहावरा है ना आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड, आँख ओझल पहाड़ ओझल, तो सिमिलरली एडीएचडी के लोगों को अगर भूलने की भी आदत इस तरह से इतनी वर्स्ट एग्जांपल उस आदत है कि अगर उनकी लाइफ में फिज़िकली
या वर्चुअली कोई बंदा प्रेज़ेंट नहीं है, तो वो उनके लिए ऐसा हो जाएगा कि जैसे वो कभी एग्ज़िस्ट करता ही नहीं है। अगर कोई उनको छोड़ के चला गया तो मेबी आफ्टर सम टाइम वो उन उसकी मेमोरीज़ उसके एडीएचडी के पर्सन से माइंड से भी निकल जाएँगी और उनको यूँ लगेगा जैसे ये पर्सन कभी एग्ज़िस्ट करता भी नहीं है। डाउन द रोड कभी उनके बारे में कभी ख़्याल भी आएगी तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम कि एडीएचडी यार इस बंदे के साथ मेरी क्या-क्या मेमोरीज़ थी। दे विल नो कि इस बंदे को मैं जानता हूँ, इसके साथ ओवरऑल मेरा एक रिलेशनशिप था, ये था, लेकिन उस बंदे के साथ आपकी मेमोरीज़ क्या थी, यू विल नेवर रिमेंबर। और इसी तरह से फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ अगर एडीएचडी के फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर उसके साथ हमेशा से कनेक्टेड नहीं हैं, और अगर उनको वो चेक इन नहीं कर रहे, तो आफ्टर सम टाइम एडीएचडी का जो बंदा है वो उनको उस बंदे के लिए ये लोग एग्ज़िस्ट करना बंद कर देंगे। इट्स नॉट अबाउट कि भूल जाएगा, इट्स मोर अबाउट कि वो लोग एग्ज़िस्ट कर रहे होंगे बट एडीएचडी का बंदा कभी उनको याद नहीं नहीं करेगा, इसलिए चूँकि उसके माइंड ने उसको हमेशा से ही उनकी जो मेमोरीज़ हैं या उनका जो प्रेज़ेंस है वो भुला दी है। एडीएचडी की जो फ्रेंडशिप है उसमें भी इन प्रॉब्लम्स आते हैं कि अगर एडीएचडी का कोई फ्रेंड है और उस वो फ्रेंड से इतना कनेक्टेड नहीं है, तो मे बी 5-6 महीने गुज़र जाएँगे लेकिन एडीएचडी के माइंड में उस फ्रेंड का ख़्याल भी नहीं आएगा। लेकिन 5-6 महीनों के बाद जब उस फ्रेंड से मुलाकात होगी, तो ऐसा ऐसा होगा कि जैसे कि आप 1-2 दिनों के बाद मिल रहे हैं। क्योंकि वो जो टाइम 5-6 महीनों का है, वो एक ब्लैकआउट टाइम है। लेकिन 2 दिन पर लगे जब आप मिलेंगे तो एडीएचडी बिल्कुल ऐसे मिलेगा कि जैसे आप कल-परसों से मिले थे, आज हम दोबारा मिल रहे हैं। So this goes with relationship, this goes with friendship, and this goes along with so many things. एडीएचडी के लिए एडिक्शन पैटर्न उनके लिए बहुत आसान है। एडीएचडी के लोगों को अपन बिकॉज़ उनको ये लगता है कि शायद वी आर नॉट इनफ, और उनके माइंड की जो हाइपर एक्टिविटी हर वक़्त चलती रहती है, वो हाइपर एक्टिविटी से निजात पाना के लिए एडीएचडी के लिए उनको बहुत सारा शॉर्टकट्स मिल जाते हैं, जिसकी एक एग्जांपल कैफ़ीन भी है कि अगर एडीएचडी मे बी उनको कॉफ़ी पीने से उनको माइंड उनका रिलैक्स होता है, तो मे बी कॉफ़ी उनकी एडिक्शन पैटर्न बन जाएगा। उनको स्मोकिंग करने से कुछ उनके माइंड में रिलैक्सेशन आती है, तो वो स्मोकिंग उनकी एडिक्शन बन जाए। सिमिलरली ड्रग्स और सो ऑन एंड सो ऑन वो एडिक्शन पैटर्न बन जाता है। चूँकि एडीएचडी का जो पर्सन होता है वो उस सिचुएशन से, इस मेंटल एग्ज़ॉशन से, उस ब्रेन के अंदर जो हर वक़्त के ख़्यालात हैं उससे निकलना चाहता है, और वो एक कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ तलाश कर लेता है जहाँ पर जब वो एक्टिविटी परफ़ॉर्म कर रहा है, तो उसके माइंड के अंदर ये जो एक चैटर है वो कुछ देर के लिए साइलेंट हो जाता है। तो एडीएचडी के लोगों का एडिक्शन की तरफ जाने का जो पैटर्न है वो बहुत हाई है, क्योंकि दे जस्ट वांट टू फील नॉर्मल। अगर आप पूछेंगे कि कोई भी बंदा एडिक्शन क्यों करता है, अगर किसी को फूड की एडिक्शन है, किसी को फ्रेंड से मिलने की एडिक्शन है, किसी को सेक्स की एडिक्शन है, किसी को गैम्बलिंग की एडिक्शन है, किसी को गेमिंग की एडिक्शन है, किसी को वीडियोस देखने की एडिक्शन है, किसी को सेलिब्रिटी बनने की एडिक्शन है, किसी को परचेजिंग करने की एडिक्शन है, तो ये सारी एडिक्शंस हम क्यों कर रहे होते हैं? अगर आप उन लोगों से पूछें तो आपको मुख्तलिफ आंसर्स मिलेंगे, क्योंकि जब मैं ये काम करता हूँ तो आई फील नॉर्मल, जब मैं ये काम करता हूँ आई फील हैप्पी, जब मैं ये काम करता हूँ तो आई फील फ्रीडम, जब मैं ये काम करता हूँ तो मेरा स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, जब मैं दोस्तों से मिल रहा हूँ तो मेरी डिप्रेशन कम होती है। ये हैप्पीनेस, ये फ्रीडम, ये सारा क्या है? ये सारा कुछ एक नॉर्मल बंदे की डिज़ायर्स है। इसका मतलब है कि एडीएचडी का पर्सन जब ये सारी एडिक्शन पैटर्न की तरफ जा रहा होता है तो उसकी जो जो कोर डिमांड है उसकी अपने आप से, या कोर उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि कुछ टाइम के लिए आई फील नॉर्मल, आई फील रिलैक्स्ड, आई एम ये जो माइंड का चटर है ये ख़त्म हो जाए। ये सारे सिम्पटम्स जो हैं ये कुछ सिम्पटम्स हैं जो कि आज हमने डिस्कस किए, और मे बी नेक्स्ट फ्यूचर की वीडियोस के अंदर हम इस पे दोबारा बात करेंगे कि हाउ डज़ इट फील लाइक टू हैव एन एडीएचडी, स्पेशली विद if you are an adult, or and after getting diagnosed with an ADHD, or after maybe in your late 30s, तो आपको ये क्या ख़्याल आता है, और उसकी अब इन इन तमाम सिम्पटम्स की मैनेजमेंट किस किस तरह से करते हैं? चूँकि ओवर द टाइम एडीएचडी का जो बंदा है उसके बहुत सारे मैकेनिज़्म ऑटोमेटिकली हम डेवलप कर लेते हैं कि हमने अगर फ़ोकस है तो फ़ोकस नहीं बन रहा तो मैंने अपना फ़ोकस किस तरह से लेकर आना है, मैंने अपने आप को ऑर्गेनाइज़ कैसे करना है, और ये चीज़ें ऑटोमेटिकली लाइफ़ के साथ हम लर्न कर रहे होते हैं, लेकिन विदाउट नोइंग कि ये जितना कुछ मेरी लाइफ के अंदर नेगेटिव है, इट्स नॉट मी, ये मेरा मसला नहीं था, बल्कि डीप डाउन हमेशा से ही तो एडीएचडी था। इस एडीएचडी की वजह से मुझे ये सारा ये काम मैं कर रहा था। ये एक ब्रेन डिसऑर्डर था, और उस ब्रेन डिसऑर्डर को मैनेज किया जा सकता है, लेकिन तो ये
knowing that you have ADHD, it gives you a certain relief, it gives you a certain power on your own self. Ke there is nothing broken inside of me, there is nothing wrong with me. It was ADHD all the time. मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है और she I think she is now 40s, but I लड़कियों की एज पूछना मुश्किल होता है. But she was wrongly diagnosed with depression. क्योंकि उसको हमेशा से लाइफ का ये फील होता था कि वो एक सैडनेस में है, डिप्रेशन के अंदर है. उसने साइकेट्रिस्ट के पास भी गई तो उसको डायग्नोस जो किया गया वो डिप्रेशन की तरफ किया गया. लेकिन उसके डिप्रेशन की मेडिसिन भी खाती, लेकिन बट देयर वाज नो चेंज इन हर लाइफ. तो उसने मुझे बताया कि रिसेंटली उसको शी गॉट डायग्नोस्ड विद एडीएचडी, और नाउ शी थिंक दैट ओके दिस इज द रीजन जो जिसकी वजह से डिप्रेशन और ये सारी चीज़ें चल रही थी. तो अब एडीएचडी को मैनेज किस तरह से करना है, ये सारे काम जितने भी हमने देखा, स्लीपिंग डिसऑर्डर, रिजेक्शन सेंसिटिविटी, और ये तमाम चीज़ें जो सी हैं, अगर ये आ गई हैं और ये हो रही हैं लाइफ के अंदर, और लाइफ में एक सैडनेस है लाइफ के अंदर, लाइफ फील्स लाइक a continuous struggle, life feels like it's like a battle every day. आप जितने भी इन सिम्टम्स हैं इनको किस तरह से हम रेगुलेट कर सकते हैं, और एडीएचडी के जब इन तमाम सिम्टम्स को रेगुलेट ना किया जाए तो इरेगुलेटेड एडीएचडी वो किस तरह से नज़र आती है और उसके क्या नुकसानात हो सकते हैं, और रेगुलेटेड एडीएचडी कैसे है. तो इन तमाम चीज़ों को मे बी हम लोग मोर डिटेल से डिस्कस करेंगे. बट द पॉइंट इज़, इफ़ यू थिंक कि अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स लेट्स से आपकी लाइफ में हेविली आपको इम्पेक्ट कर रहा है, तो so the only advice here is go to a doctor, go to a psychologist, go to a psychiatrist, or and tell them these symptoms. And maybe उसमें क्या होगा कि मैक्सिमम आपको बता दिया जाएगा you have ADHD, और but like I said कि knowing that this is not something wrong with you, but it's always an ADHD underlying issue. तो और उसको मैनेज करना ज़्यादा आसान हो जाएगा, आपकी लाइफ जो सी वो ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी. और यूँ समझ लीजिए कि अगर आप किसी जगह रास्ते में मार्केट में जा रहे हैं, अगर आप किसी ऐसे बंदे को देखते हैं जो कि अपने आप से बातें कर रहा है, बड़ी ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है, और लोग उसको देखकर हंस रहे हैं, कोई उससे घबरा रहा है, तो उसकी एडीएचडी के ब्रेन की बिल्कुल ऐसी एग्जांपल्स हैं कि आपके माइंड में छः लोग डिफरेंट तरीके से आपसे बात कर रहे हैं, और आप उसको रिप्लाई भी कर रहे हैं उन छः के छः लोगों को, लेकिन जस्ट डिफरेंस ये है कि मे बी आप खामोशी से बैठे हुए हैं, लेकिन ये रिप्लाइंग आपके माइंड में हो रहा है. लेकिन वो जो बेचारा दूसरा बंदा था, उसका जो ब्रेन है, उसका डिसऑर्डर ऐसा है कि वो रिप्लाई खामोशी से नहीं कर रहा है, बल्कि वो रिप्लाई विद वॉइस कर रहा है. सो दिस इज द सेम ब्रेन, लाइक इट्स एडीएचडी इज लाइक अ ब्रेन डिसऑर्डर. और लेकिन ये कि इट इज़ वेरी मैनेजेबल, और इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, और इसको मैनेज कैसे करने में वी विल टॉक अबाउट इट लेटर. तो वंस अगेन, और मैं आपको बार बार यही कहूँगा कि इफ़ यू थिंक दैट इनमें से जितने भी हमने सिम्टम्स आज डिस्कस किए हैं कि इनमें से कुछ सिम्टम्स आपके अंदर हैं, जस्ट गो फॉर अ डॉक्टर. डोंट डोंट थिंक कि दिमागी डॉक्टर के पास सिर्फ पागल लोग ही जाते हैं. ये हमारे माशरे का एक दूसरी बेहुदा किस्म की सोच है कि जिसमें हम ये सोचते हैं कि सिर्फ साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकेट्रिस्ट के पास, साइकोथेरेपिस्ट के पास सिर्फ वही जा सकते हैं जो पागल हैं. और ऐसा नहीं है. हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ को सबसे लीस्ट प्रायोरिटी दी जाती है. अगर आपके पेट में दर्द इतना शदीद है कि आपसे चला नहीं जा रहा, तो क्या आप ये सोचेंगे कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा तो क्या मेरी वैल्यू डिग्रेड हो जाऊँगा मैं? क्या मेरी वैल्यू कम हो जाएगी? क्या लोग मुझ पे हँसेंगे कि डॉक्टर के पास चला गया? हम फ़ौरन चले जाएँगे. चोट लगती है, खून निकला, हम डॉक्टर के पास चले जाएँगे, स्टिचिंग करवाएँगे, एंटीबायोटिक लेंगे. तो ब्रेन के अंदर हम लोग ये सिर्फ़ ये सोचते हैं कि दिमागी डॉक्टर के पास से वही जा सकता है जो बिल्कुल पागल हो चुका है या दिमागी मरीज़ है. ऐसी बात नहीं है. तो प्लीज़ इस वीडियो के अंदर जो सिम्पटम्स हैं, इफ़ यू थिंक दैट इनमें से कोई है, तो जस्ट गो फॉर इट. गो टू साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, और डॉक्टर के पास जाएँ वंस अगेन. और इट इज़ वेरी वेल मैनेजेबल.
और this is it. So this videos goes super long. Once again, I just wanted to make just 10-minute video, but अभी मेरा time देखे 30 minutes almost हो गए. So next video might be a shorter version of this one. Okay, ciao, bye.